अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट इमेजिंग एंड मेमोग्राफी इन डिटेल। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट इमेजिंग के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा जो मेमोग्राफी है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ मेमोग्राफी एंड व्हाई इट इज़ डन। So the standard techniques used for breast imaging are screen film, X-ray mammography, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड मीन्स अल्ट्रासाउंड जो लाइव स्ट्रीमिंग हम कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अदर न्यू टेक्निक्स इंक्लूड एमआरआई, कलर डॉपलर जो है वो अल्ट्रासाउंड ही की एक टाइप है। इसके अलावा कंट्रास्ट अल्ट्रासाउंड जो कि फ्लोरोस्कोपिक सेटअप की एक टाइप समझ लें आप, और फिर डिजिटल मेमोग्राफी एंड सिंटी मेमोग्राफी। इसके अलावा ये जो हमने टेक्निक्स देखी हैं इनके अलावा भी और कुछ एक्सपेरिमेंटल न्यू टेक्निक्स हैं जो कि हम आगे जाके इंशाल्लाह इसी लेक्चर में देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। So first of all, what is mammography? So mammography is a radiographic modality to detect breast pathology and cancer. Basically breast की anatomy, उसका structure and any pathology, कोई cancer है या कोई भी और किस्म की pathology है तो उसको detect करने के लिए, diagnose करने के लिए हम mammography जो radiographic modality use करते हैं उसको हम कहते हैं mammography. So जो मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजी हमें मिलती है ब्रेस्ट इमेजिंग पर या मेमोग्राफी पर वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ कैंसर इंसिडेंस एंड 18% ऑफ कैंसर डेथ्स इन वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ डाटा है आपके पास जिसमें ये बताया गया जा रहा है या ये आपको रियलाइज करवाया जा रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है कैंसर को डिटेक्ट करना। अप्रॉक्सीमेटली 1 in 8 और 9 वुमेन इन द यूएस विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ओवर हर लाइफ टाइम। मतलब हर 8 या 9 में से एक जो वुमेन है, एक फीमेल, उसको ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये यूएस का डाटा है। अ मैमोग्राम कैन फाइंड ब्रेस्ट कैंसर व्हेन इट इज़ वेरी स्मॉल 2 to 3 years बिफोर वी कैन फील इट। सो मैमोग्राफी इज़ अ बेसिक technique, a very effective technique that can diagnose breast cancer in early stages, at early stages. Of course there is no screening tool which is 100% effective, so good quality mammograms can find 85 to 90% of cancers. So हमारे पास कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैमोग्राफी अगर अच्छी तरीके से की गई हो और गुड क्वालिटी इमेजेस आपके पास मौजूद हों तो 85 to 90% कैंसर्स जो हैं वो डायग्नोज कर लिए जाते हैं। सम कैंसर्स आर नॉट फाउंड अंटिल दे रीच दिस साइज। कुछ कैंसर जो हैं वो जब तक इतने साइज़ के नहीं हो जाते, जो आपको साइज़ दिखाया जा रहा है, तब तक हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। और कुछ कैंसर जो हैं वो इस तरह के होते हैं जो कि माइक्रो साइज में ही जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कैंसर के टाइप पर भी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर: पेशेंट्स इन द अर्ली स्टेजेस रिस्पॉन्ड वेल टू एक्सटेंसिव सर्जरी, पेशेंट्स विद एडवांस्ड डिजीज डू पुअरली। अच्छा, हमारे पास ये प्रिंसिपल है कैंसर के, अगर तो हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं कैंसर की तो चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किस चीज़ की, प्रोग्नोसिस की, गुड प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस ये होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट कितने चांसेस हैं सर्वाइवल के और आफ्टर ट्रीटमेंट कितने चांसेस हैं रिकवरी के। तो अगर तो अर्ली डिटेक्शन हो गई, अर्ली स्टेजेस पर पता चल गया कि अभी कैंसर डेवलप होना स्टार्ट ही हुआ था और डायग्नोज कर लिया मेमोग्राफी के थ्रू, तो उसमें ये होगा कि चांसेस बढ़ जाएंगे पेशेंट की सर्वाइवल के और आफ्टर ट्रीटमेंट उसकी रिकवरी के। और अगर यही कैंसर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है तो ऑफ कोर्स पेशेंट जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते अपने ट्रीटमेंट को। द अर्लियर द डायग्नोसिस द बेटर द चांस ऑफ सर्वाइवल। मैमोग्राफी इज अ टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन। सो हिस्ट्री ऑफ मैमोग्राफी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एक्सरेज यूज़ किए गए, X-rays were first used to examine breast tissue by the German surgeon Albert Salomon about a century ago. तो ये एक साइंटिस्ट है, जर्मन सर्जन बेसिकली, ठीक है। एल्बर्ट सैलमन जर्मन सर्जन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सरे को यूज़ करके ब्रेस्ट टिश्यू को एग्जामिन किया था। मॉडर्न मैमोग्राफी केम इनटू एग्जिस्टेंस सिंस द लेट 1960s. देन टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड एंड टुडेज मशीन इज़ डिफरेंट इवन फ्रॉम दोज ऑफ 1980s एंड 1990s. तो डे बाय डे जो है वो इसमें एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं। अब हम देखते हैं इंडिकेशंस, कब ज़रूरत महसूस होती है कि मैमोग्राफी करवानी चाहिए किसी पेशेंट को, किसी फीमेल को। ब्रेस्ट पेन हो, टेंडरनेस का मतलब होता है कि किसी भी प्रेशर से या हाथ लगाने से या इस तरह की किसी भी टच से जो है वो पेन महसूस हो, उसको हम कहते हैं टेंडरनेस। स्वेलिंग ब्रेस्ट की, निपल डिस्चार्ज,
ठीक है। माइल्ड अगर डिस्चार्ज हो तो कैल्सिफिकेशन किसी टाइप की माइक्रो भी हो सकती है, मैक्रो भी हो सकती है। माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज एंड मैक्रो मीन्स लार्ज साइज। बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, तो ये सब वो सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं जिनको बेस बनाकर जो है मेमोग्राफी की जाती है। कंट्राइंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। इंडिकेशंस का मतलब है वो सिम्टम्स या साइंस जिनमें आपने प्रोसीजर करना है, और कंट्राइंडिकेशन का मतलब जिनमें नहीं करना। तो अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अगर तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं किसी फीमेल में तो हम मेमोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एक्सरे से। सिवियर निपल डिस्चार्ज है अगर, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो, अगर माइल्ड निपल डिस्चार्ज है तो आप मेमोग्राफी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर सिवियर निपल डिस्चार्ज है तो मेमोग्राफी नहीं कर सकते। लार्ज पैल्पेबल मैस है, पैल्पेबल का मतलब होता है इस तरह का मैस जो कि फील किया जा सकता हो, ठीक है, पैल्पेट किया जा सकता हो। अगर वो बहुत बड़े साइज में कोई मैस है जो कि इजीली फील हो रहा है हैंड से या टच करके, तो तब भी आप मेमोग्राफी नहीं कर सकते। इन्फ्लेमेशन है, या वुमेन विद इन रिप्रोडक्टिव एज 15 to 40, इस एज में मेमोग्राफी नहीं की जाती। मेमोग्राफी 40 की एज के बाद की जाती है। अगर 40 की एज से पहले की कोई फीमेल है और सस्पिशन है उसको ब्रेस्ट कैंसर की या ब्रेस्ट की किसी भी टाइप की पैथोलॉजी की, तो हम जो है वो दूसरी मोडालिटीज की तरफ जाएंगे, मेमोग्राफी के बजाय दूसरी और मोडालिटीज की तरफ जाएंगे जिनमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यूज होती हैं, जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड। तो जब पता चल गया आपको इनमें से कोई एक सिचुएशन है कि जिसकी वजह से मेमोग्राफी अब करवानी है फीमेल ने, तो उसमें क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पेशेंट को। द पेशेंट इज रिक्वेस्टेड टू टेक प्रॉपर बाथ बिफोर कमिंग फॉर द प्रोसीजर। सबसे पहला फर्स्ट इंटरेक्शन जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज टू टेक प्रॉपर बाथ। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज नॉट टू वेयर डिओड्रेंट और टेल्कम पाउडर और एनी लोशन, एनी परफ्यूम, कोई भी इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं करनी ब्रेस्ट पर या फिर अंडर आर्म्स में। वो इस वजह से यूज़ नहीं करनी होती क्योंकि जो परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स या जो टेल्कम पाउडर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनमें कुछ इस टाइप के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बॉडी पर लगने के बाद अगर आप एक्सरे करेंगे तो वो ऐसा लगेगा जस्ट लाइक माइक्रो कैल्सिफिकेशंस। तो वो इमेज पर बहुत स्मॉल स्मॉल डॉट्स की तरह नज़र आएंगे उसके जो केमिकल्स होंगे, तो वो हम फिर मिस डायग्नोज कर सकते हैं कि जो रेडियोलॉजिस्ट होगा जो भी रिपोर्ट कर रहा होगा या कर रही होगी उसको ये लगेगा कि शायद ये कैल्सिफिकेशन है। तो दैट्स वाई हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी बिफोर मेमोग्राफी। शी इज सजेस्टेड टू वेयर लूज क्लोथिंग, और उसके बाद जो है वो एक गाउन दिया जाता है, हॉस्पिटल गाउन। घर से जो जो भी क्लोथिंग पहन कर आएगी वो भी लूज होनी चाहिए, और दूसरी जब वो पहुंच जाती है फीमेल अपना प्रोसीजर करवाने के लिए, मेमोग्राफिक प्रोसीजर, तो उसको एक हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड किया जाता है जो कि क्लीन ग्रीन हॉस्पिटल गाउन होगा। और उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है पेशेंट को कि जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स उसको देंगे कि आपने मंडे आना है, ट्यूसडे आना, जो भी उसको अपॉइंटमेंट मिलती है फीमेल को, पेशेंट को, तो उस वक्त बता दिया जाता है, उस वक्त ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि ये स्टेप्स जो है वो आपने फॉलो करने हैं। बात नहीं लेना, ठीक है, बात लेना है, सॉरी, टू टेक प्रॉपर बाथ बिफोर कमिंग फॉर द प्रोसीजर, और कोई डिओड्रेंट वगैरह यूज़ नहीं करना, लूज क्लोथिंग के साथ आना है। और आपकी जो भी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, पिछली जो भी कोई भी लैब रिपोर्ट्स हैं, कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है ब्रेस्ट पैथोलॉजी से रिलेटेड, तो वो साथ लेकर आनी होती है पेशेंट ने। और फिर जब पेशेंट पहुंच जाती है आपके डिपार्टमेंट में तो आपने उसको एक ग्रीन हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करना है और उसके बाद जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो जो ये जो मेमोग्राफी करवाई जाती है ये दो तरीके से करवाई जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक होती है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और दूसरी होती है डायग्नोस्टिक। ये हम अभी जाकर आगे डिटेल में देखते हैं। तो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में एक मेमोग्राम किया जाता है जिसको हम कहते हैं बेस लाइन मेमोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस लाइन मेमोग्राम। बेस लाइन मेमोग्राम जो है वो किया जाता है, शुड बी डन एट द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज। जैसे ही किसी फीमेल में मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो उसके ऑनसेट पर, मेनोपॉज के ऑनसेट पर जो मेमोग्राम करवाया जाएगा ये फर्स्ट मेमोग्राम होगा किसी भी फीमेल का, और इस मेमोग्राम को हम कहते हैं बेस लाइन मेमोग्राम। और ये मेमोग्राम लिया जाता है फॉर कंपैरिजन पर्पसेस की अगर फर्दर आगे फ्यूचर लाइफ में जाकर कोई प्रॉब्लम होता है उस फीमेल को, तो जब हम नेक्स्ट मेमोग्राम करवाएंगे तो उसका जो पहले वाला जो फर्स्ट मेमोग्राम होगा उससे कंपेयर किया जा सके कि पहले किस तरह से ब्रेस्ट स्ट्रक्चर था और अब किस तरह से ब्रेस्ट स्ट्रक्चर है, क्या चेंजेस आ रही हैं।
तो जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी स्क्रीनिंग के लिए ऑफ कोर्स हम करवा रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर कौन कौन सी फीमेल्स में, अब ये जो 40 की एज में करवाया जा रहा है, एक तो मेनोपॉज के ऑनसेट पर करवाया जाता है और दूसरा उन फीमेल्स में लास्ट में करवाया जाएगा जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ऑफ कोर्स कैंसर के जो चांसेस है, जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए हम 40 की एज के बाद एक मेमोग्राम करवा लेते हैं। हार्मोनल हिस्ट्री है कोई, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने का मतलब कि उस फीमेल की फैमिली में ग्रैंड मदर को, मदर को या सिस्टर को, किसी को इस तरह से जो रिलेटिव्स हैं उनमें किसी को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो जो फीमेल होगी वो ऑफ कोर्स ज़्यादा जो है वो उसमें चांसेस होंगे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। इसके अलावा भी और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, एज है, हार्मोनल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जो है वो अगर लेट मेंस्ट्रुएशन हो रही है या अर्ली मेनोपॉज हो रहा है या लेट चाइल्ड बर्थ है या मैरिज जो है वो लेट लाइफ में जाकर हो रही है, तो ये और बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को कॉज कर सकती हैं। तो मेमोग्राफी एग्जामिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी एंड स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। जो अभी हमने टाइम देखी कि पेशेंट को इशू एज सच कोई नहीं था, कोई सिम्टम, कोई साइन मौजूद नहीं है, जस्ट उसने एक अपनी जो है वो ये देखने के लिए कि कोई इशू है तो नहीं, इस टाइप की जो मेमोग्राफी होगी उसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। इज परफॉर्म्ड ऑन एसिम्प्टोमेटिक वुमेन विद द यूज ऑफ 2 व्यू प्रोटोकॉल। वो 2 व्यू प्रोटोकॉल कौन सा होता है वो हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो ऐसी पेशेंट, ऐसी वुमेन, ऐसी फीमेल्स पर जो मेमोग्राफी परफॉर्म की जा रही है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक, ए का मतलब एब्सेंट एंड सिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स, तो कोई सिम्टम नहीं है, कोई निपल डिस्चार्ज नहीं, कोई पेन नहीं, नो स्वेलिंग, कोई इस तरह का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जो है फॉर द सेफ साइड वो करवाया जा रहा है मेमोग्राम, तो उसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट पेन है या स्वेलिंग है, निपल डिस्चार्ज है, माइल्ड है, कोई भी इस टाइप का इशू हो रहा है, तो उस पर्पज़ के लिए जो मेमोग्राफी करवाई जाएगी उसको हम कहेंगे डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। मीन्स डायग्नोज करने के लिए, डायग्नोज मीन पहचानना, जो भी आपकी डिजीज है उसको पहचानने के लिए। ये आपके पास एक मॉडर्न इक्विपमेंट है, मेमोग्राफिक मशीन, ये मेमोग्राफिक इक्विपमेंट है, सेटअप है। इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड मेमोग्राफी यूनिट। डेडिकेटेड का मतलब एक ही चीज़ के लिए जो स्पेसिफिक हो जाए, मेमोग्राफिक यूनिट। इसमें स्पेशलाइज्ड एक्सरे ट्यूब यूज़ होती है, ऑप्टिमाइज्ड स्क्रीन फिल्म डिटेक्टर सिस्टम होगा, यानी जो एक्सरेज को डिटेक्ट करेगा, और एक कंप्रेशन डिवाइस होगा जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ कंप्रेशन डिवाइस। हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं हमें ये पता होना चाहिए। एक्सरे वाला जो लेक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम जो है प्रोवाइड किया था, उस लेक्चर में हमने एक्सरे को बहुत डिटेल में देखा है। तो एक्सरे की प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि हम करंट प्रोवाइड करते हैं एक्सरे ट्यूब फिलामेंट को, और वो फिलामेंट जब उस करंट से हीटअप होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बॉयल ऑफ होते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर जाकर स्ट्राइक करते हैं एनोड टारगेट पर, और वहाँ जाकर जो 99% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो 1% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सरे में। ये जो 1% इलेक्ट्रॉन्स एक्सरे में कन्वर्ट हो रही है, ये 2 टाइप की एक्सरेज आपके पास होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, ब्राम-स्टेरलिंग एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्राम-स्टेरलिंग एक्सरे? ब्राम-स्टेरलिंग एक्सरे ये आप देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से? फिलामेंट से, कैथोड वाली साइड से, एनोड पर आकर स्ट्राइक किए। ये एनोड का टारगेट का एक एटम आपको दिखाया गया, एक एटम दिखाया जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे एटम्स होते हैं एट द सेम टाइम, ये एक एटम दिखाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स ने किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, बजाय इसके कि इसने क्या किया, ये सिर्फ आया, इस एटम के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर इसने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और अब डायरेक्शन चेंज करते हुए इसने कुछ एनर्जी जो है वो लूज़ कर दी, और वो एनर्जी जो है वो जो लूज़ हो रही है वो अपीयर होगी एज एक्सरे, और इस टाइप की एक्सरे को हम कहते हैं ब्राम-स्टेरलिंग एक्सरे। ठीक हो गया। ब्राम-स्टेरलिंग एक्सरे रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन एंड टारगेट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आकर इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ जो है वो चेंज किया और अपनी कुछ एनर्जी लूज कर दी एज एक्सरे, और इस टाइप की एक्सरे को हम कहते हैं ब्राम-स्टेरलिंग एक्सरे। इसके अपोजिट अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक एक्सरे की, तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे में होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फिलामेंट से, वो इलेक्ट्रॉन्स आकर इंटरेक्ट करते हैं टारगेट के इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, ये
किया, मैंने आपको पहले भी जो है वो एक्सरे वाले लेक्चर में डिटेल में बताया है। ये इलेक्ट्रॉन आकर इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ ही, और उस इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उस इलेक्ट्रॉन के पास जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इनफ एनर्जी हो गई, ये अपने शेल को छोड़कर बाहर चला जाएगा। जब ये अपने शेल को छोड़कर बाहर जाएगा तो ये एटम क्या हो गया, आयोनाइज, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, और जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा वो उतने डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो एक अपनी एनर्जी लूज करेगा, और वो जो एनर्जी लूज करेगा वो अपीयर होगी एज एक्सरे, और इस टाइप के एक्सरे को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मैमोग्राफी की अगर बात की जाए तो 17.5 to 19.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड विद मोलिब्डेनम टारगेट। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टारगेट्स यूज़ होते हैं। जो हमारी जनरल रेडियोग्राफी में है उसमें हम मोस्टली टंगस्टन ही यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारी मेमोग्राफी जो सेटअप होता है उसमें हम डिफरेंट टारगेट्स यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन, मोलिब्डेनम, रोडियम, ये तीन जो हैं वो बेसिक टारगेट्स हैं जो हम यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड रोडियम। ये हम डिफरेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो मेमोग्राफी में ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट टोटली सॉफ्ट टिश्यू है। जो जनरल रेडियोग्राफी में बोन्स में इमेज की जाती हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी, एयर भी, लंग्स की फॉर्म में, तो डिफरेंट जो है वो कंट्रास्ट आपके पास मौजूद होता है। लेकिन मेमोग्राफी की बात की जाए तो सिर्फ ब्रेस्ट को इमेज करना है, और ब्रेस्ट टोटली प्योरली सॉफ्ट टिश्यू है, तो इसमें कंट्रास्ट जो है वो ऑलरेडी कम होता है। तो इस कंट्रास्ट को इन्हांस करने के लिए हम डिफरेंट टारगेट्स यूज़ करते हैं। इन मेमोग्राफी, अगर मेमोग्राफी में हम एक्सपोजर की बात करें तो इन मेमोग्राफी लो केवीपी इज़ यूज्ड बिकॉज इट हेल्प्स टू मिनिमाइज कॉम्प्टेंट स्कैटरिंग। हमारे पास डिफरेंट इंटरेक्शंस होते हैं। जो इंटरेक्शन है एक्सरे का मैटर के साथ, ये नहीं, जब एक्सरे जो है वो इंटरेक्ट करती है पेशेंट के साथ तो या तो वो स्कैटर होगी या वो एब्जॉर्ब होगी जो है, या फिर वो प्रॉपरली वहाँ से पास कर जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो अगर स्कैटरिंग जितनी ज़्यादा होती है कंट्रास्ट उतना कम हो जाता है, मतलब इमेज की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है अगर स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो। तो हम इस और केवीपी जब ज़्यादा रखते हैं तो स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम यहाँ पर मेमोग्राफी में लो केवीपी यूज़ करेंगे और साथ में हाई एमएएस यूज़ करेंगे। एमएएस मिली एम्पेयर सेकेंड, यानी कि करंट जो है वो हाई यूज़ होगा, जबकि वोल्टेज जो है वो लो यूज़ की जाएगी। ये आपको डिफरेंस बताया जा रहा है जनरल एक्सरे ट्यूब और मेमोग्राफी के ट्यूब में। यहाँ पर बहुत ब्राम स्टेलिंग है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस, जबकि मेमोग्राफी में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे चाहिए होती हैं। यहाँ पर जनरल रेडियोग्राफी में आप हाई केवीपी यूज़ करते हैं, जबकि मेमोग्राफी में लो केवीपी। जो जनरल एक्सरे ट्यूब है उसमें टारगेट जो है, टारगेट फिल्टर कॉम्बिनेशन क्या है, ये डब्ल्यू जो है वो टंगस्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये टंगस्टन के साथ कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, और मेमोग्राफी में मोलिब्डेनम और रोडियम भी यूज़ किया जाता है। विंडो की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लास की विंडो है। विंडो क्या है, एक्सरे ट्यूब का वो पार्ट जहाँ से एक्सरेज एमिट हो रही होती हैं, एग्जिट कर रही होती हैं, उसको हम विंडो कहते हैं। तो जनरल एक्सरे ट्यूब की विंडो ग्लास की बनी होती है, जबकि मेमोग्राफी जो ट्यूब है उसकी विंडो बेरिलियम या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होगी। एसआईडी क्या होता है, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। सोर्स का मतलब एक्सरे ट्यूब, और इमेज रिसेप्टर ऑफ कोर्स जो डिटेक्टर है, जो डिटेक्ट कर रहा है। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जनरल एक्सरे ट्यूब का डिस्टेंस जो है वो 100 to 180 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेमोग्राफी का 60 to 80। इसी तरह से एनोड की एंगुलेशन अगर की जाए तो वो 6 to 20 डिग्री है, यहाँ पर 6 डिग्री है। फोकल स्पोर्ट 0.1 to 1 mm एंड 0.3 to 3 mm, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, जबकि मेमोग्राफी में स्मॉल फोकल स्पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं, 0.1 एंड 0.3। स्मॉल फोकल स्पोर्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, या क्यों किए जाते हैं, क्या पर्पज़ है। स्मॉल फोकल स्पोर्ट से रेजोल्यूशन अच्छी आती है, स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो ऑफकोर्स जो है वो छोटी से छोटी अगर कोई कैल्सिफिकेशन भी है तो वो आपको नज़र आ जाएगी। ओके, जनरेटर एंड टारगेट फिल्टर कॉम्बिनेशन। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स यूज़ किए जाते हैं मेमोग्राफी में, और टारगेट और फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा यूज़ किया जाएगा, मोलिब्डेनम के साथ टंगस्टन के साथ मोलिब्डेनम यूज़ किया जा सकता है। अगर टंगस्टन का टारगेट, ये आपके पास जो ये फर्स्ट में बताया जा रहा है, दिस इज टारगेट, और ये जो आपको बताए जा रहे हैं मटेरियल, दीज आर फिल्टर्स। ठीक है, टारगेट वो है जो कि एनोड जिससे बना हुआ है, जिस पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स ने स्ट्राइक करना है, वो टारगेट है। और फिल्टर क्या है, जब एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती हैं तो एक्सरे प्रोडक्शन के बाद जो है वो एक फिल्टर लगाया जाता है, एक मटेरियल लगाया जाता है जो कि बहुत जो एक्स्ट्रा ही लो एनर्जी की जो एक्सरेज होती हैं उनको वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो पेशेंट तक ना पहुँचे। क्योंकि जब पेशेंट तक लो एनर्जी एक्सरेज पहुँचती है तो वो सिर्फ पेशेंट की बॉडी को ही, बॉडी तक सिर्फ स्ट्राइक करती हैं, पेशेंट की बॉडी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती।
और इसलिए वो इमेज तो बनाने में काम नहीं आती, लेकिन सिर्फ पेशेंट की डोज बढ़ाती हैं। तो दैट्स वाई हम फिल्टर्स यूज करते हैं। तो मैमोग्राफी में जो टारगेट फिल्टर कॉम्बिनेशन है दैट इज टंगस्टन के साथ हम 60 माइक्रोमीटर मोलिब्डेनम की शीट लगा दें। मोलिब्डेनम के साथ अगर मोलिब्डेनम की शीट लगा रहे हैं तो 30 माइक्रोमीटर इनफ है। मोलिब्डेनम के साथ अगर रोडियम की शीट लगाएंगे तो 50 माइक्रोमीटर, और रोडियम के साथ रोडियम की शीट लगानी है तो भी 50 माइक्रोमीटर। ये आपको फिल्ट्रेशन बताई जा रही है। फिल्ट्रेशन जो है, कुछ फिल्ट्रेशन आपके ये फिल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ फिल्ट्रेशन जो बेरिलियम ग्लास हमने लगाया, बेरिलियम या बोरोसिलिकेट का जो ग्लास की विंडो हमने बनाई थी, कुछ फिल्ट्रेशन वो भी प्रोवाइड करता है। और फिल्ट्रेशन दो तरह की होती है, इनहेरेंट और एडिड। ये जो आप फिल्टर्स खुद से ऐड कर रहे हैं ये एडिड फिल्ट्रेशन है, और जो विंडो वो एक्जैक्टली पार्ट है एक्सरे ट्यूब का, उसके बगैर एक्सरे ट्यूब मुकम्मल नहीं हो सकती, तो वो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन है। जो आपकी मेमोग्राफी सिस्टम है उसमें अंडर नो सर्कमस्टांसेस टोटल बीम फिल्ट्रेशन लेस देन 0.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। 0.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, जो मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट ये यूनिट है फिल्ट्रेशन का, ये आपने याद रखना है। मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट ये यूनिट है फिल्ट्रेशन का। तो मेमोग्राफी में कितने फिल्ट्रेशन होती है? 0.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। फिर ग्रिड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं? ग्रिड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ग्रिड्स भी जो है वो इमेज क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि जो स्कैटर रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बिल्कुल पैरेलल रेडिएशंस आ रही होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती हैं, जो उनको जो है वो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता और वो इमेज रिसेप्टर तक पहुँच इमेज बना देती हैं। तो मेमोग्राफी में जो ग्रिड्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से टाइप के यूज़ हैं? HTC ग्रिड। HTC का मतलब है हाई ट्रांसमिशन सेलुलर ग्रिड्स, हाई ट्रांसमिशन सेलुलर ग्रिड्स। और इनकी रेशो कितनी होती है? 3.8:1 ग्रिड के जो है रेशो के ग्रिड्स यूज़ किए जाते हैं मेमोग्राफी में। स्ट्रिप्स जो है वो कॉपर की बनी हुई होती हैं, और इनके दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पर एयर होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारी डेडिकेटेड मेमोग्राफी यूनिट में दैट इज़ कंप्रेशन डिवाइस। कंप्रेशन डिवाइस जनरल रेडियोग्राफी में यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मेमोग्राफिक सेटअप पे यूज़ होता है। कंप्रेशन डिवाइस का क्या पर्पस है या क्या क्यों इसको यूज़ किया जा रहा है? तो जिस तरह से आपको ये नज़र आ रही है, दिस वन इज़ कंप्रेशन डिवाइस, ये कंप्रेशन डिवाइस है। तो कंप्रेशन हम अप्लाई करते हैं ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो अनइवन स्ट्रक्चर है। वॉल के साथ अगर देखा जाए, चेस्ट वॉल के साथ ब्रेस्ट का साइज जो है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ब्रेस्ट जो है वो कॉन शेप में आगे मूव करती है तो निपल वाली साइड पर ब्रेस्ट का साइज जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये अनइवन साइज है। अनइवन साइज होगा तो ऑफकोर्स जब इमेज रिसेप्टर पर एक्सरेज पहुंचेंगी तो कहीं ज़्यादा और कहीं कम होंगी। इस तरह से आपका इमेज जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट्स वाई ब्रेस्ट के साइज को इवन करने के लिए हम ऊपर से कंप्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो ब्रेस्ट का साइज एक जैसा हो जाता है सारे एरिया में, और आपको जो इमेज मिलेगा वो गुड क्वालिटी का मिलेगा। कंप्रेशन इज अचीव्ड विद अ लो अटेन्यूएटिंग लेग्स एंड पैडल अटैच टू अ कंप्रेशन डिवाइस। ये एक पैडल है जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन पैडल, और इस पूरे डिवाइस को हम कहते हैं कंप्रेशन डिवाइस। कंप्रेशन जो है वो दो तरीके से की जा सकती है। एरिया कंप्रेशन, मतलब ये देखें यहाँ पर पूरी ब्रेस्ट को कंप्रेस किया गया है, और जो स्पॉट कंप्रेशन होती है वो सिर्फ एक छोटे एरिया में, मतलब पूरी ब्रेस्ट की बजाय जो सिर्फ एक बहुत स्पेसिफिक एरिया, अगर आपने ब्रेस्ट का भी कोई और स्पेसिफिक एरिया लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स की बात करें, ब्रेस्ट को डिवाइड किया जाता है 4 क्वाड्रेंट्स में। अगर आपने सिर्फ एक क्वाड्रेंट को इमेज करना है तो सिर्फ उस एक क्वाड्रेंट को जो है वो कंप्रेस किया जाए तो उसको हम कहेंगे स्पॉट कंप्रेशन। ये देखना, ये अनकम्प्रेस्ड ब्रेस्ट है और ये कंप्रेस्ड ब्रेस्ट है। इस ब्रेस्ट में, कंप्रेस्ड ब्रेस्ट में जो क्वालिटी होगी वो अच्छी आएगी। ब्रेस्ट कंप्रेशन क्यों नेसेसरी होती है, क्यों ज़रूरी होती है? वही बात, इमेज क्वालिटी को बढ़ा रही है, कंट्रास्ट बढ़ाती है, और इसके अलावा इक्वलाइज करती है थिकनेस को, इसलिए जो है वो आपकी जो रेजोल्यूशन है वो अच्छी हो रही है। होमोजीनियस डेंसिटी आएगी, होमोजीनियस का मतलब एक जैसी डेंसिटी आएगी इमेज पर। ब्रिंग द स्ट्रक्चर क्लोजर टू डिटेक्टर, मजीद करीब ले आती है ब्रेस्ट को डिटेक्टर के, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है, जो कि ज्योमेट्री थी, जो शेप थी ब्रेस्ट की, उसकी वजह से जो अनशार्पनेस आनी थी वो रिमूव हो गई। लेस स्कैटर रेडिएशंस, इसका मतलब मोर कंट्रास्ट। लेस ज्योमेट्रिक ब्लरिंग, इसका मतलब जो है वो आपके जो रेजोल्यूशन है वो मज़ीद इन्हांस हो गई, मज़ीद इंक्रीज़ हो गई। इसके अलावा लेस मोशन,
क्योंकि अगर ब्रेस्ट वैसे ही एक डिवाइस पर रखी जाएगी पेशेंट की तो ब्रेस्ट मूव होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जब कंप्रेशन ऊपर अप्लाई कर दी जाती है तो वहाँ पर स्ट्रक हो जाती है, तो मोशन आर्टिफैक्ट कोई नहीं आएगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स थिकनेस कम हो गई तो रेडिएशन भी कम देनी पड़ेगी, रेडिएशन डोज भी कम हो गई पेशेंट की। ये सब हम डिवाइसेस कर रहे हैं और ये सब हम पार्ट्स कर रहे हैं किसके, डेडिकेटेड मेमोग्राफिक यूनिट के, 1 बाय 1। जिस तरह से हमने यहाँ पर डेडिकेटेड मेमोग्राफिक यूनिट स्टार्ट किया था, अगर हम यहाँ पे रिवाइज करें साथ साथ, दिस इज डेडिकेटेड मेमोग्राफिक यूनिट। हमने कहा कि इसमें स्पेशलाइज्ड एक्सरे ट्यूब्स हैं, वो हमने देख ली, और डिटेक्टर सिस्टम होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कंप्रेशन डिवाइस है, ये आपको पूरा दिखाया जा रहा है, दिस इज एक्सरे ट्यूब। फिर फिल्टर्स लगाए गए हैं, ये कॉलीमेटर है। उसके बाद ये कंप्रेशन पैडल है, यहाँ पर स्क्रीन फिल्म, ये ग्रिड है, और ग्रिड के बाद जो है वो इमेज रिसेप्टर है और डिटेक्टर्स हैं। सो व्हाट इज ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल? ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल एक फोटो टाइमर है। इसमें होता ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेंस करता है रेडिएशन को, रेडिएशन सेंसर है। जब ये रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा होता है तो इसको ऑटोमेटिकली पहले से कमांड दी गई होती है, या फिर जो पेशेंट की एनाटमी है उसके अकॉर्डिंग जब इस डिवाइस को लगता है कि अब इनफ रेडिएशंस हो गई हैं और इन रेडिएशन से एक अच्छा इमेज बन जाएगा, तो वो क्या करता है, वो फोटो टाइमर खुद ब खुद जो है वो एक्सपोजर को टर्मिनेट कर देता है। इस टाइप के फोटो टाइमर को हम कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है एक्सपोजर टाइम को टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम डेंसिटी ऑन द फिल्म। जब ये ऑप्टिमम डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक्सरेज की, जब वो पूरी हो जाती है तो ये टर्मिनेट कर देता है एक्सपोजर को, और इस तरह से पेशेंट रेडिएशन डोज कम हो जाती है। और ये बात भी आपने देखनी है कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, अंडरनेथ दी केसेट, यानी कि इमेज रिसेप्टर के बाद। ब्रेस्ट की इमेजिंग कर रहे हैं तो ब्रेस्ट की एनाटॉमी पता होना बहुत ज़रूरी है। शेप और साइज में वेरी करती है फीमेल टू फीमेल। कौन शेप्ड है, पोस्टीरियर सरफेस जो है वो किसके साथ है, चेस्ट वॉल के साथ है, और इसके चेस्ट वॉल पर कौन कौन से मसल को ओवरलाई कर रही होती है, ये पेक्टोरलिस मसल और सीरेटस मसल। इसके अलावा ये एक्सिलरी टेल जो है वो एक्सिला तक जाती है इसकी। फीमेल ब्रेस्ट की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स, जो कि वो लोब्स फिर आगे जाकर मजीद डिवाइड होते हैं लॉब्यूल्स में। लॉब्यूल्स के अंदर एसिनाए हैं जो कि ड्रेनिंग डक्ट्स हैं, और मजीद फिर आगे इंटरलॉब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि फीमेल ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जैसे ए जो पार्ट है दैट इज़ ये डक्ट्स हैं आपकी उसकी ब्रेस्ट की, फिर बी ये लॉब्यूल्स हैं, फिर सी की अगर हम बात करें तो ये ए डक्ट्स हैं, बी लॉब्यूल्स हैं, वहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जो डायलेटेड पार्ट्स हैं, दीज आर डायलेटेड पार्ट्स, ये डक्ट्स के डायलेटेड पार्ट है जो कि मिल्क को होल्ड करते हैं। फिर उसके बाद एंड पर आकर ये सारी डक्ट्स ओपन हो रही होती हैं एक एरिया में जिसको हम निपल कहते हैं। ये साइड्स पर सारी की सारी फैट है जिसको हम रेट्रो मेमोरी फैट कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ मसल, और ये जो है ये चेस्ट वॉल है, ये जो आपको दरमियान में दिखाई जा रही हैं ये स्मॉल येलो येलो टाइप कलर में, दीज आर रिब्स। और इसके अलावा अगर जो है वो ये आपको अब मज़ीद एक सेल दिखा दिया गया है ब्रेस्ट का। लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ये आपको लिम्फ नोड्स की लोकेशंस बता दी गई हैं। लिम्फ नोड्स इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि लिम्फ नोड ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट एक बहुत मेजर साइन है ब्रेस्ट कैंसर का भी, और इसके अलावा भी और डिफरेंट पैथोलॉजीज़ में लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स हैं, राइट ब्रेस्ट, राइट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट में 50% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। फिर उसके बाद 15% जो कैंसर है वो कहाँ पर चांसेस हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। 11% चांसेस हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट में, 6% चांसेस हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, और 18% चांसेस हैं ये जो सेंट्रल एरिया है, नेपल का एरिया।
टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू दो तरह का होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और स्ट्रोमल टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंड्स मतलब डक्ट्स, लोब्स, लोब्यूल्स, ये जो सारे पार्ट्स हैं ये ग्लैंडुलर टिश्यू में आ जाते हैं, जबकि स्ट्रोमल में फैटी टिश्यू जो है फैट्स आ रही थी, कनेक्टिव टिश्यू है, लेगामेंट्स हैं, ये सब के सब स्ट्रोमल टिश्यू में आ जाते हैं। ये इस तरह से जो है वो विद एज या विद डिफरेंट फेजेस ब्रेस्ट जो है वो चेंज होती रहती है उसका स्ट्रक्चर। दिस इज एडोलेसेंट्स ब्रेस्ट, ये प्रेगनेंसी के फेज में है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है, मीनोपॉजल फेज है, और फिर उसके बाद सेंसेशन यानी कि जब आहिस्ता आहिस्ता एडवांस्ड एज में जो ओल्ड ब्रेस्ट होती है। फाइब्रोग्लैंडुलर ब्रेस्ट, फाइब्रोग्लैंडुलर ब्रेस्ट इस तरह से आपको नजर आएगी। ये यंग ब्रेस्ट है जो कि फाइब्रोग्लैंडुलर होती है, और जैसे जैसे एडवांस एज जो है वो बढ़ती जाती है फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू जो कम होता जाता है और फैटी टिश्यू जो है वो ज़्यादा होता जाता है। और ये आपको जो है ना ऑलमोस्ट इस तरह से फैटी जो ब्रेस्ट है वो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आएगी, और जो फाइब्रोग्लैंडुलर ब्रेस्ट है वो फैटी ब्रेस्ट इस तरह से आपको नज़र आएगी एक जैसी। मिनिमल डेंसिटी है वुमेन 50 एंड ओल्डर, मतलब ज़्यादा जो एडवांस एज है उसमें जो फैट ब्रेस्ट है वो फैटी आपको मिलेगी, जबकि जो फाइब्रोग्लैंडुलर है वो बहुत ज़्यादा वाइटिश वाइटिश आपको जो है वो मिलेगी। अच्छा, यंग जो ब्रेस्ट है उसमें हमने पहले बात की थी कि मैमोग्राफी नहीं करवाते बिफोर 40। एक तो उसकी रीज़न ये होती है कि मैमोग्राफी में आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ हो रही है, और दूसरी रीज़न ये होती है कि जो यंग ब्रेस्ट होती हैं वो फाइब्रोग्लैंडुलर होती हैं, और उनको अगर इमेज किया जाए तो वो बहुत वाइटिश डेंसिटी देती हैं। तो अगर कोई कैल्सिफिकेशन होगी भी तो कैल्सिफिकेशन वाइट नज़र आती है, अगर कोई कैल्सिफिकेशन होगी भी तो वो इसमें छुप जाएगी इस डेंसिटी में, तो इसलिए इतना फ़ायदा नहीं होता है। दैट्स वाई हम यंग एज में नहीं करवाते मैमोग्राफी। अब मैमोग्राफी करने के कौन कौन से तरीके हैं, हमने पहले बात की स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि 2 व्यू प्रोटोकॉल है। वो 2 व्यूज़ कौन से होते हैं, और अगर डायग्नोस्टिक है तो वो उसमें 2 व्यूज़ वो भी लाजमी करने हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद व्यूज़ भी किए जा सकते हैं। तो डिफरेंट व्यूज़ हैं उसमें, जो रूटीन है वो 2 ही व्यूज़ हैं आपके पास, जिनको कहते हैं सीसी और एमएलओ। सीसी का मतलब क्रेनियोकॉर्डल और एमएलओ का मतलब मीडियोलैटरल। ये डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ पर, एक्सरे कहाँ से एग्जिट हो रही है कहाँ से एंटर हो रही है। क्रेनियो कॉर्डल का मतलब होता है, क्रेनियम का मतलब हेड एंड कॉर्डल मीन्स टेल, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन है तो जो कॉर्डल का मतलब है फुट। तो अगर ब्रेस्ट में जो एक्सरेज है वो एंटर हो रही हैं हेड वाली साइड से और एग्जिट हो रही हैं फुट वाली साइड से, तो उसको हम कहेंगे क्रेनियो कॉर्डल व्यू। और अगर मीडियल साइड से एंटर होकर लेटरल से एग्जिट कर रही है तो उसको हम कहेंगे मीडियो लेटरल ऑब्लिक। ये 2 व्यूज़ लाजमी करने होते हैं। इन 2 व्यूज़ के अलावा ये जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होगी उसमें उनमें सिर्फ यही 2 व्यूज़ होंगे स्क्रीनिंग में। डायग्नोस्टिक में इन 2 व्यूज़ के साथ इन व्यूज़ में से अगर ज़रूरत पड़े तो व्यूज़ किए जा सकते हैं। लेटरल व्यू है, लेट्रोमीडियल है, पेडल कंप्रेशन है, मैग्निफिकेशन है, डिफरेंट व्यूज़ हैं आपके पास। ये दिखाए गए हैं डिफरेंट व्यूज़ जिनमें डिफरेंट पोजिशन आपको दिखाई जा रही हैं। दिस इज़ सीसी व्यू, क्रेनियम मतलब हेड वाली साइड से जो है वो एंटर हो रही है एक्सरेज, और फुट वाली साइड से एग्जिट हो रही है। दिस इज क्रेनियो कॉर्डल। इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रे है पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे, जहाँ पर इमेज रिसेप्टर रखना है, और ट्रे को सेट करने के बाद पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में प्रॉपरली जो है वो खड़ा किया जाता है, और ब्रेस्ट को रखा जाता है इस डिवाइस पर, इमेजिंग प्लेट पर, और उस पर कंप्रेशन अप्लाई की जाएगी। जो हेड है वो पेशेंट का दूसरी साइड पर मूव करवाया गया। अगर राइट साइड ब्रेस्ट है तो आप देख सकते हैं कि जिस भी साइड के ब्रेस्ट है उससे अवे जो है वो हेड मूव करवाया गया है। इस तरह से आपको क्रेनियो कॉर्डल व्यू नजर आएगा। कोई मोशन नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया सबनी जो भी क्रेनियो कॉर्डल आप व्यू कर रहे हैं उसमें कोई मोशन आर्टिफैक्ट ना हो, निपल इन प्रोफाइल मतलब निपल नज़र आ रहा हो बिल्कुल सेंटर में, और सारी जितनी भी एनाटमी है ब्रेस्ट की वो प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इतनी ब्रेस्ट नज़र आ रही है और ये ब्रेस्ट जो है वो आपने छोड़ दी। और ये ब्रेस्ट होता ये है कि अगर आपने पोजीशनिंग ठीक नहीं की और ब्रेस्ट का कोई भी पार्ट अगर रह गया इस कंप्रेशन प्लेट से बाहर तो वो इमेज नहीं होगा। ये दिखाया जा रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फोल्ड आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ नॉट करेक्ट पोजिशनिंग। ये जब ब्रेस्ट जो है वो रखी जाती है डिवाइस पर तो नीचे ब्रेस्ट के नीचे वाले पार्ट से फोल्ड्स हटाए, स्किन फोल्ड्स को साइड पर किया जाता है हाथ की मदद से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं किया गया तो ये अच्छी पोजीशनिंग नहीं है, ये प्रॉपर पोजीशनिंग आपको दिखाएगी। इसी तरह से फिर मीडियल लेटरल ऑब्लिक है जिसको लैंग्रेंस ऑब्लिक व्यू भी कहते हैं। ऑब्लिक है तो ऑफकोर्स पेशेंट की पोजीशनिंग जो है वो ऑब्लिक होगी, ये दिखाया जा रहा है। मीडियल साइड से एंटर होगी एक्सरे और लेटरल से एग्जिट होगी। इसमें भी इसी तरह से ये आपको इस तरह से नजर आएगा।
दिस इज पेक मसल, ये जो नजर आ रहा है दिस इज पेक मसल। इसमें भी वही सारी बातें देखनी है, निपल इन प्रोफाइल होना चाहिए, निपल नज़र आ रहा हो, ये जो पेक्टोरल मसल नजर लाजमी नज़र आना चाहिए, और जितनी भी एनाटमी है ब्रेस्ट की वो सारी क्लियरली विजुअलाइज हो रही हो। ये प्रॉपर व्यू है, ये जो है वो व्यू ठीक नहीं है। ये ट्रू लेटरल व्यू है। दिस इज मैग्निफिकेशन मेथड। मैग्निफिकेशन मेथड में ये होता है कि ब्रेस्ट और जो इमेजिंग रिसेप्टर प्लेट है उसमें डिस्टेंस आप देख रहे हैं बढ़ा दिया गया है। इस तरह से मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइड व्यू लिया जा सकता है। इसमें फोकल स्पॉट बहुत छोटा यूज़ करना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया 0.1 mm का फोकल स्पॉट यूज़ करेंगे। और अगर कोई एरिया आपको सस्पिशियस लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एरिया सस्पिशियस लग रहा है, तो सिर्फ इस एक एरिया को मैग्नीफाई करके ले लिया जाएगा, तो क्लियर हो जाती हैं बातें। इंक्रीज OID, और जैसे हमने पहले बात की थी SID की, दैट वाज सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। OID का मतलब ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर। ऑब्जेक्ट क्या है इस वक्त? ब्रेस्ट। और इमेज रिसेप्टर, ऑब्जेक्ट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान में कोई भी जो है वो रेडियोलूसेंट ऑब्जेक्ट रखकर, रेडियोलूसेंट पैड कोई रखकर उसको हमने फासले को बढ़ा दिया। इस तरह से जो इमेज आपको मिलेगा वो मैग्नीफाइड मिलेगा। ओके, ये तो बात थी सारी फीमेल पेशेंट्स की। अब हम मेल पेशेंट्स की या मेल्स की भी मेमोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो ये कोई बहुत हैरत वाली, ये बहुत अजीब बात नहीं है। ऑफ कोर्स जो ब्रेस्ट के इश्यूज हैं वो मेल्स में भी होते हैं, और मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पाया जाता है। ऑफ कोर्स फीमेल्स में ज़्यादा है, और 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में भी इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। और इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन इशू है मेल्स में, दैट इज़ गायनाकोमेस्ट्रिया। गायनाकोमेस्ट्रिया क्या है? बिनाइन मेल ब्रेस्ट कंडीशन है, लेकिन इट इज़ नॉन कैंसरस। इसमें होता ये है कि गायनाकोमेस्ट्रिया में जो मेल ब्रेस्ट है वो बहुत इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, और वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही होती है जैसे फीमेल ब्रेस्ट है। तो इस सिचुएशन में ये और डिफरेंट पैथोलॉजीज हैं मेल्स की भी, तो उनमें हम मेमोग्राफी कर सकते हैं। ये आपको बताया जा रहा है सिम्टम्स। निपल रिट्रैक्शन हो सकती है, क्रस्टिंग, क्रस्टिंग का मतलब हार्ड हो जाना लेयर का, स्किन लेयर जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है, उसको क्रस्टिंग कहते हैं। डिस्चार्ज वगैरह इन सिचुएशंस में हम कर सकते हैं। ओके, जो अभी तक हम मेमोग्राफी कर रहे थे वो थी जो हमने इससे पहले पढ़ी, दैट वाज स्क्रीन फिल्म। मतलब जो मोस्टली हमने स्टार्ट की एक्सरे में, उसमें एक फिल्म यूज़ की जाती है और उसके ऊपर एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई होती है फिल्म के साथ, जो कि एक्सरेज को इंटेंसिफाई कर रही होती है। अब हमारे पास जो न्यू टेक्निक्स आ गई हैं उनमें डिजिटल मेमोग्राफी आ गई है। ऑफ कोर्स इसमें डिजिटल मेमोग्राफी में जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई, रेडिएशन डोज कम हो गई, टाइम कम मिल रहा है, आपके पास डिजिटल सिस्टम है सारा। ओके, एक टाइप है जीरो मेमोग्राफी। जीरो मेमोग्राफी अब यूज़ नहीं होती। पहली बात तो ये रिटायर हो चुकी है, लेकिन आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि एक टाइप थी जीरो मेमोग्राफी, जिसमें होता ये था कि जो मेमोग्राफिक इमेज था वो लिया जाता था किस पर? एक मेटल की प्लेट पर, ठीक है, मेटल प्लेट पर इमेज लिया जाता था, जिसमें लो एनर्जी बीम, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम एंड ड्राई केमिकल डेवलपर्स, ड्राई डेवलपिंग होती थी उस मेटल प्लेट की, और इस तरह से एक इमेज प्रोड्यूस किया जाता था ब्रेस्ट का, जिसको हम कहते थे जीरो मेमोग्राफी। और ये जिस प्रोसेस वॉज डेवलप्ड इन द लेट 1960s में ये डेवलप हुआ था, और बहुत कम अरसा 10-20 साल के बाद जो है ये रिटायर हो गई थी टाइप जीरो मेमोग्राफी की। ये जीरो मेमोग्राफी है अर्ली ईयर्स। ओके, अब हम डिफरेंट मोडालिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। मेमोग्राफी की डिटेल हमने देख ली। अब ब्रेस्ट इमेजिंग की जो हमने डिफरेंट मोडालिटीज़ फर्स्ट स्लाइड में देखी थी, अब हम उनकी वन बाय वन डिटेल देख लेते हैं। तो टोमोसिंथेसिस मीन्स कट सेक्शंस, स्पेशल काइंड है मेमोग्राम की, जिसमें होता यह है कि 3D इमेज लिया जाता है और ब्रेस्ट का बाय यूजिंग सेवरल लो डोज एक्सरेज ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। अब जैसे ये देखिए, दिस वन इज ब्रेस्ट, पहले इस एंगल से एक इमेज लिया, फिर उसके बाद अब आप एंगल्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। अब देखते जाएं आप, एंगल चेंज हुआ, फिर एंगल चेंज हो गया, दीज आर एक्सरेज एंड दिस इज ब्रेस्ट। अब एंगल चेंज होता जा रहा है, और एंगल चेंज होते होते आपके पास एट द एंड जो इमेज बनेगा वो इस तरह से इमेज होगा, क्रॉस सेक्शनल इमेज आपके पास आ जाएगा। टोमोसिंथेसिस के बाद एक मोडेलिटी है जिसको हम कहते हैं एमआरआई। एमआरआई में भी ब्रेस्ट एमआरआई जो है वो यूज़ की जाती है ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए, जस्ट एज मेमोग्राम इज डन विद स्पेशली डिजाइंड एक्सरे मशीन
ब्रेस्ट MRI रिक्वायर्स स्पेशल इक्विपमेंट। जैसे हमने बात की कि मैमोग्राफिक सेटअप बहुत डिफरेंट होता है ब्रेस्ट के लिए, तो इसी तरह से जो MRI में भी स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है। और इसमें MRI में जो है वो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं साइज कैंसर का, और इसके अलावा कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है उसको देख सकते हैं, और एट द सेम टाइम दोनों ब्रेस्ट को कंपेयर भी किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमने कहा था कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं अगर, तो उनमें हम मैमोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वाले पेशेंट्स में हम MRI कर सकते हैं। तो MRI के थ्रू हम उनमें डिफरेंट पैथोलॉजीज देख सकते हैं। जैसे ये एक स्पेशल इक्विपमेंट है ब्रेस्ट के लिए, इसमें 2 होल्स होते हैं जिनमें ब्रेस्ट को स्टक किया जाता है, और ये जो है वो ब्रेस्ट का इमेज आ गया। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन, ये जो आपको दिखाया जा रहा है दिस इज कैंसर। ये देखिए ये नॉर्मल है, राइट साइडेड ब्रेस्ट, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और एक साइमल्टेनियसली यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है दोनों ब्रेस्ट को, और ये लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट है जिसमें ये कैंसर दिखाया जा रहा है। MRI के अलावा अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी सेफ टेक्निक। जो यंग एज में, मतलब 40 की एज से पहले, जो अगर मैमोग्राफी मतलब ब्रेस्ट का कोई भी इशू होता है तो मैमोग्राफी हम नहीं करवा सकते, तो उस एज में, यंग एज में फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ जाया जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, वैल्यूएबल टूल है, नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। ठीक हो गया। और हम इजीली जो है वो मैस, सिस्ट्स और इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और FNAC का मतलब होता है फाइन निडल एस्पिरेशन। ठीक हो गया। ये बायोप्सी की एक टेक्निक है, वो भी की जा सकती है। जैसे अब ये देखें मैमोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, मैमोग्राफी में आप सिस्ट या मैस इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा कि ये एक अलग से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की, तो आप इजीली देख सकते हैं तो कि अल्ट्रासाउंड पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मैस है या सिस्ट है। अब मैस और सिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, मैस जो है वो आपको ग्रेश कलर में नजर आएगा अल्ट्रासाउंड पे, जबकि सिस्ट जो है वो आपको ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में नजर आएगी, और बाउंड्रीज उसकी वाइट कलर में होंगी। नेक्स्ट वन मोडालिटी इज ब्रेस्ट सिंटीग्राफी। सिंटी मैमोग्राफी जो है न्यूक्लियर मेडिसिन की एक टेक्निक है, जिसमें क्या यूज़ किया जाता है, टेक्नीशियम 99M हम यूज़ करते हैं, और सिस्टा में भी जो है एक फार्मास्यूटिकल है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो एक रेडियो फार्मास्यूटिकल बन गया, दैट इज टेक्नीशियम 99M सिस्टा में भी, जो कि हम पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, और फिर वो पेशेंट जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा, और इस तरह से हम उन रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेंगे और ब्रेस्ट की इमेजिंग कर लेंगे। ये दिखाई जा रही है न्यूक्लियर मेडिसिन सिंटी मैमोग्राफी के इमेजेस। नेक्स्ट वन मेथड इज डक्टोग्राम और गैलेक्टोग्राम। डक्टोग्राम डक्ट्स, गैलेक्टोग्राम मतलब जो भी आपका ग्लैंडुलर सिस्टम है, तो उसको हम किस तरह से इमेज कर सकते हैं, उसमें हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करके, ये जैसे हमने फ्लोरोस्कोपी के मेथड्स किए थे, कि फ्लोरोस्कोपी में होता ये कि हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, और वो कंट्रास्ट जो है फिर हम उसको मॉनिटर कर लेते हैं अपने लाइव इमेजिंग के थ्रू। इसी तरह से डक्ट्स में जो है वो कंट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, और फिर उन डक्ट्स को ईजिली विजुअलाइज कर लिया जाता है थ्रू एक्सरे। इन सब टेक्निक्स के अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जो कि अभी ऑफकोर्स रिसर्च जिन पर चल रही है, और वो इस तरह से रेडियोलॉजी सेटअप में अभी तक अप्लाई नहीं की गई, इम्प्लीमेंट नहीं की गई, या फिर अगर की भी जा रही हैं तो बहुत कम सेटअप्स में यूज़ की जा रही हैं। तो एक्सपेरिमेंटल इमेजिंग मेथड्स और कौन कौन से हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन मैमोग्राफी है, जिसमें जो है वो एक शुगर को अटैच किया जाता है रेडियोएक्टिव पार्टिकल के साथ, और इस तरह से हम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इमेजिंग है, इसमें होता है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इमेजिंग का प्रिंसिपल ये है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन अ डिफरेंट वे देन नॉर्मल सेल्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इमेजिंग में ये होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होगी, और इस बेस पर हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स कौन से हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल इमेजिंग टेस्ट है, इसमें लाइट पास की जाती है ब्रेस्ट में, और फिर उस लाइट को मेजर कर लिया जाता है, यानी कि आफ्टर पासिंग थ्रू द ब्रेस्ट ये देख लिया जाता है कि किस एरिया से कितनी लाइट पास कर रही है। थर्मल इमेजिंग, ये इसमें जो है वो मेजर किए जाते हैं, देखा जाता है कि कैंसर सेल्स हैं या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और इसमें हीट यूज की जाती है एज सेंसिंग कैमरा। So these are all imaging modalities for breast.
जो कि डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। एक्सरे को यूज़ करके हम मेमोग्राफी कर सकते हैं, इसके अलावा कंट्रास्ट इंजेक्ट करके हम डक्टोग्राम गैलेक्टोग्राम के लिए कर सकते हैं, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, टोमोसिंथेसिस है कुछ, इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन है जिसमें हम टेक्नीशियम 99 सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। और इन सब टेक्निक्स जो मेजर टेक्निक्स हैं, इनके अलावा हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जिनमें हमने पॉजिट्रॉन एमिशन मेमोग्राफी, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग या थर्मल इमेजिंग, ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल जो है वो इमेजिंग मेथड्स हैं। इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेस्ट इमेजिंग एंड मेमोग्राफी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।